डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, डीडी किसान की ओर से सभी किसान भाई बहनों को शुभ दीपावली। मैं अंजू सिंह स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। ये आप किसानों की मेहनत ही तो है जो हमारे रसोई घर में मिठास बनकर पक रही है और हमारे त्योहारों को और उज्जवल बना रही है, महका रही है। इसीलिए कृषि दर्शन के माध्यम से हम आप तक ऐसी जानकारियाँ पहुँचाते हैं जिनका उचित इस्तेमाल कर आपके जीवन में खुशहाली आ सके और आपकी आय में वृद्धि हो सके। इसी सिलसिले में आज हम सबसे पहले जानकारी देंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। उसके बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे नवनीता दास से, जिन्होंने मल्टीटास्किंग से खेती में सफलता हासिल की, और अंत में जानकारी देंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर, और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। हमारे देश में किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लक्ष्य है कि 2022 तक हमारे किसानों की आय दुगनी हो सके। ऐसे में एकीकृत कृषि प्रणाली एक अच्छा रास्ता हो सकता है किसानों की आय में वृद्धि का। जी हाँ, किस तरीके से हमारे छोटे और सीमांत किसान इसे अपनाकर लाभ ले सकते हैं और अपनी उपज में वृद्धि करने के साथ ही आय को भी बढ़ा सकते हैं, आइए देखते हैं। हमारे देश में 86% किसान छोटे और सीमांत है। इतनी कम जमीन पर कमाई बहुत कम होती है, लिहाजा ऐसे परिवारों को गुजर बसर करना भी मुश्किल है। एकीकृत कृषि प्रणाली छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस प्रणाली में सिर्फ खेती ही नहीं होती, बल्कि कृषि से जुड़े दूसरे व्यवसाय भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन वगैरह। इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ फसल पर ही संतोष नहीं किया जाता, बल्कि सह फसली खेती की जाती है। लेकिन अलग अलग कृषि परिस्थितियों वाले भारत में पूरे देश के लिए एक ही तरह का एकीकृत कृषि प्रणाली यानी IFS मॉडल काम नहीं करेगा, बल्कि अलग अलग इलाकों के लिए वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स की जरूरत होगी। यही वजह है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने 18 राज्यों के किसानों की मदद से 63 मॉडल तैयार किए हैं। इस काम में उसे अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की मदद भी मिली। इस तरह के मॉडल में मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर और टिकाऊ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा मॉडल है जो ज्यादा कमाई और ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करता है। साथ ही किसान परिवार के लिए पोषण युक्त भोजन का भी इंतजाम करता है। इस तरह के मॉडल में जैव गहनता वाली फसल प्रणाली, बहुतल फसल प्रणाली और भू विन्यास पर आधारित कृषि प्रणाली शामिल होती है। अभी तक के अनुभवों से पता चलता है कि ज्यादातर एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडलों से किसानों की आय 2 गुनी, 3 गुना और इससे भी ज्यादा बढ़ गई। यही वजह है कि बिहार, कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु की सरकारों ने इन मॉडल्स को अपनी योजनाओं में शामिल कर लिया है। ICAR ने 31 ऐसी परियोजनाएं तैयार की है जिनके लिए बैंक से कर्ज लिया जा सकता है। पिछले 3 साल के दौरान जैविक खेती के लिए इसी तरह की 22 प्रणालियां विकसित की गई है। दरअसल एकीकृत कृषि प्रणाली का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की आय बढ़ाना है। ग्रामीण युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई कृषि विश्वविद्यालय और ICAR के संस्थान इस तरह के मॉडलों को प्रचारित कर रहे हैं और युवाओं को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और बताएंगे आपको सफल महिला किसान के बारे में। छोटा सा ब्रेक, बने रहे कृषि दर्शन के साथ, कहीं मत जाइएगा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मल्टीटास्किंग से खेती में कामयाबी हासिल करने वाली सफल महिला किसान से। कृषि के प्रति अपने आकर्षण की वजह से आज के समय में हमारे बहुत से किसान प्रशिक्षण लेते हैं ताकि भविष्य में आने वाली मांग की आपूर्ति के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी ही खेती में मल्टीटास्किंग करने वाली महिला किसान नम्रता दास से, जिन्होंने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर जैविक खेती की राह अपनाई और आज के दौर में जैविक खेती के लिए अपने क्षेत्र में वो जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं नम्रता दास की कामयाबी की कहानी के बारे में अपने इस रिपोर्ट में। असम के जोरहाट जिले की रहने वाली नवनीता दास एक युवा, ऊर्जावान, प्रगतिशील महिला हैं। उन्होंने हाई पास स्कूल लर्निंग सर्टिफिकेट परीक्षा करने के बाद सहायक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया। इनके पिता एक किसान थे। कृषक की बेटी होने के नाते इनके दिल में कृषि को लेकर एक खास जगह थी। हॉस्पिटल आते जाते समय सड़क के दोनों ओर हरियाली देख उनका आकर्षण खेती की ओर होता था। यही कारण था कि वर्ष 2010 में सरकारी अस्पताल से नर्सिंग की नौकरी छोड़कर नवनीता दास ने जैविक खेती की शुरुआत की। अब वो एक प्रतिष्ठित प्रगतिशील किसान हैं और नवनीता ऑर्गेनिक फार्म की मालिक भी हैं। 2014 में नवनीता दास का पहला औपचारिक प्रशिक्षण एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था जो कि उद्यानिकी फसल पर था। ये असम के कृषि विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसके बाद इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयी राज्यों RKVY असम के लिए बागवानी मिशन के तहत प्रशिक्षण में भाग लिया। शुरुआत में नवनीता दास केवल पारंपरिक खेती तक ही सीमित थी, पर बाद में इन्होंने खेती के अलावा मछली पालन और पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। वर्तमान में इनका खेत एक छोटा सा कृषि केंद्र बन गया है। फूलों का उत्पादन, जिसमें एंथ्यूरियम, जरबेरा, ग्लैडियोलस, कंद आदि प्रमुख हैं, जिनकी खेती इनके खेतों में देखने को मिलती है। धान की खेती के साथ ही विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलें, तिलहन,
फल और सब्जियों की खेती भी इनके खेतों में शामिल है। इनके अलावा विभिन्न नस्लों की मुर्गियों, इंद्रधनुष, रोस्टर, बोनरोजा, कड़कनाथ, तुर्की, गनिया फाउल, कबूतर बत्तख की भारतीय और विदेशी नस्ल को भी इन्होंने शामिल किया है। कृषि के क्षेत्र में नवनीता दास को उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में भारत के कृषि उपराष्ट्रपति द्वारा 2018 में असम कृषि विश्वविद्यालय जोरहाट में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। भारतीय परिषद द्वारा अभिनव चावल किसान पुरस्कार 2018 में कृषि अनुसंधान पटना में इन्हें सम्मान मिला। इसके अलावा महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली में इन्हें 2018 में प्रगतिशील महिला किसान का पुरस्कार भी मिल चुका है। नवनीता दास ने अपने दम पर कृषि के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं। साथ ही इन्होंने आने वाले नवयुवकों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। उनके खेत की खूबसूरती को देखने के लिए कई युवा कृषक उनके खेत पर जाते हैं। साथ ही उनके सराहनीय काम को देख वो भी उनके नक्शे कदम पर कृषि को अपनाकर अपना भविष्य बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सफल पशुपालक रमेश भाई रूपारेलिया से, जो कि खुद बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में कामयाबी हासिल की। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी उन्हीं की जुबानी। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके पास पैसे की भी कमी है, तब भी आप कामयाब हो सकते हैं। गोंडल के गोपाल यानी रमेश भाई वेलजी भाई रूपारेलिया इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। वो खुद कष्टों से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। फिलहाल उनके पास 250 गिर गाय हैं। उनसे दूध निकालते हैं, घी बनाते हैं, पंचगव्य का उपयोग करके खेती करते हैं, वो भी जैविक तरीके से। आज उनका घी और जैविक उत्पाद 123 देशों को निर्यात हो रहे हैं, वो भी सीधे बिना किसी बिचौलिए के, यानी वो कृषि को डॉलर से जोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसान जो है वो बिचौलियों से बच के सीधा एक्सपोर्टर बने, और उसके लिए सरकार की भी बहुत एपेडा में गाइडलाइंस है और सरकार भी इसमें बहुत मदद करती है। उसका पूरा लाभ लेके हम कैसे किसानों के लड़कों जो आज 8,000 7,000 में किसान के लड़के जॉब करते हैं, वो जॉब ना करे और कृषि और गाय से समर्पित होके उसको एक नया रोजगार का रूप दे, उसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। लगभग 26 देश के लोग हमारे से ट्रेनिंग ले गए और 10,000 से अधिक युवा युवती भारत से ट्रेनिंग ले गए और बहुत अच्छे से मॉडल चला रहे देश भर में अलग अलग जगह पे। रमेश वैदिक गोपालन करते हैं और गौ आधारित खेती भी। उनकी कामयाबी के चर्चे विदेशों तक जा पहुँचे हैं। रमेश का कहना है कि 26 देशों के लोग आकर उनके यहाँ गौपालन का प्रशिक्षण ले चुके हैं। भारत के भी हजारों नौजवान प्रशिक्षित हो चुके हैं। आज उनके यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त 40 युवा नौकरी कर रहे हैं। आरोग्यवर्धक चीज, जैविक और अच्छी चीज पूरी दुनिया को चाहिए, जो एकमात्र किसान और किसान का परिवार ही उपलब्ध करवा सकता है। दुनिया कितनी भी डिजिटल 2G 4G 5G बन जाए, लेकिन गेहूं का दाना और वेजिटेबल्स सिर्फ धरती माता के अंदर ही पैदा हो सकता है, वो किसान ही पैदा कर सकता है। ठीक उसी तरह दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, परंतु दूध गाय के थन में ही बन सकता है। तो इन चीज़ों को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय के स्वास्थ्य और अर्थ के उत्पादन के लिए यही चीज़ काम आ सकती। रमेश का सफर आज से 16 साल पहले शुरू हुआ था। तब वो बेहद गरीब हुआ करते थे। पेट पालने के लिए गोंडल चले आए और मजदूरी करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने गाय पालने का काम शुरू किया और धीरे धीरे तरक्की करते रहे। आज जिस मुकाम पर पहुंच गए कि दुनिया सलाम कर रही है। उनके यहाँ 40 के करीब उत्पाद तैयार होते हैं। ये उत्पाद पंचगव्य के भी है और फसलों के भी। डिश वॉशर, शतावरी पाउडर, च्यवनप्राश, साबुन, बॉडी स्क्रबर, अचार, गोधुली, गौमूत्र अर्क और मिठाई उनके यहाँ तैयार होने वाले कुछ प्रमुख उत्पाद हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। इस भाग में हम बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की और यहाँ हम आपको जानकारी देते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का किसानों और कृषि के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में अहम योगदान है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में हाल ही में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गंगा उत्सव को मनाया गया। हमारे देश की 40% आबादी की आजीविका कहीं न कहीं गंगा नदी से जुड़ी हुई है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि गंगा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हम निभाएं, इसे स्वच्छ रखें, निर्मल रखें। तो आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है कि आज़ादी के इन 75 वर्षों में हमने क्या हासिल किया। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि देश में अनेक नदियां हैं, फिर भी गंगा नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी देश की 40% आबादी की जीविका का आधार है। इसे स्वच्छ बनाए रखने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत दिल्ली में गंगा उत्सव के 5वें संस्करण के उत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया।
देखिए, लोगों का ध्यान जब नदी के प्रदूषण पे जाता है तो लोग सब जनरली जो शहरों के नाले होते हैं पहला उसका ध्यान आता है, या जो लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं। किंतु नदियों के प्रदूषण में हमारी खेती का भी एक योगदान होता है, क्योंकि उसको हम नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन बोलते हैं, डिफ्यूज पॉल्यूशन बोलते हैं। वो एक जगह से नहीं है, जगह से आता है। तो अगर हम जितना केमिकल और पेस्टिसाइड्स ये सब यूज करते हैं फर्टिलाइज़र का, तो उसका भी केमिकल अगर नदियों में एक लिमिट से ज़्यादा जाएगा तो जलीय जीवों के लिए भी सुरक्षा के लिए खतरा होता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रीय गंगा काउंसिल की मीटिंग वो चेयर कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि भाई गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के लगभग का एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेल्ट बनाया जाए, और उसमें बड़ी प्रगति हो रही है। कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और पिछले 2 साल में जो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो सहायता दी जाती थी उसमें आप समझ लीजिए कि 6-7 गुना या उससे भी कई गुना ज़्यादा कई राज्यों में उस पर ध्यान दिया जा रहा है। नमामि गंगे ब्रांड से जैविक खेती डेवलप की जा रही है, और इसमें जो समस्याएं आती हैं ब्रांडिंग की, मार्केटिंग की, जो स्टैंडर्डाइजेशन की, इन सब समस्याओं का भी हम कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर के इसको पुश कर रहे हैं। फसलों को जहर मुक्त करने और प्रदूषण घटाने के लिए सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से खेती में रसायनों का इस्तेमाल होता है उसका न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है बल्कि मिट्टी भी प्रभावित होती है। इसीलिए सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दे रही है ताकि हमारे किसान रसायनों को छोड़कर जैविक खेती की तरफ बढ़े। तो आइए देखते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में। बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति करने के लिए किसानों ने फसल उत्पादन में रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुनाफे में इजाफा देख किसान रसायनों पर निर्भर रहने लगे, लेकिन जल्द ही रसायनों के बढ़ते प्रयोग ने जहां मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कमजोर किया है, वहीं वातावरण को भी प्रदूषित किया है। इससे उत्पादन में कमी आने लगी, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा। यही कारण है कि किसान अब वापस जैविक खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। जैविक खेती के तहत प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की। ये योजना वास्तव में जैविक खेती के लिए जागरूकता लाने का काम कर रही है। ये ऐसी योजना है जो फसल की पैदावार से लेकर उसकी मार्केटिंग तक हर पहलू पर नजर रखती है। जैविक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन सहित कटाई के बाद प्रबंधन सहायता को इस योजना का अभिन्न अंग बनाया गया है। इसमें किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता दी जाती है। ये सहायता 3 साल के लिए दी जाती है, जिसमें से 31,000 रुपए यानी 62% इनपुट सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। इसमें जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, वानस्पतिक अर्क शामिल है। ये खुशी की बात है कि इसके प्रति किसानों में रुचि बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2015-16 से अब तक 4,425 हेक्टेयर क्षेत्र में 11,000 किसानों को लाभान्वित करने वाले 220 समूहों के लिए असम को कुल 29 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। सरकार ने 2020-21 से बड़े पारंपरिक जैविक क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों, द्वीपों, जनजातीय या रेगिस्तानी बेल्ट को प्रमाणित करने के लिए बड़ा क्षेत्र प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें जीएमओ और कृषि रासायनिक उपयोग का कोई पिछला इतिहास नहीं है। पूरी प्रमाणन प्रक्रिया 3 से 6 महीने में पूरी हो जाती है। ये रूपांतरण अवधि को 2 से 3 वर्षों से कुछ महीनों तक कम कर देता है और किसानों को प्रीमियम कीमतों पर अपनी उपज का विपणन करने की अनुमति देता है। इस तरह सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। वहीं किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करें, बल्कि खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व पर जोर दें।
तो जाना आपने कि कौन कौन से कदम हमारे किसान अपने स्तर पर उठा सकते हैं ताकि प्रदूषण को घटाया जा सके और रसायनों का कम से कम इस्तेमाल हो। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। इस भाग में हम आपको ऐसे कृषि ऐप की जानकारी देते हैं जिनका इस्तेमाल कर हमारे किसान कृषि संबंधी जानकारियां हासिल कर सकते हैं और उन्हीं में से एक ऐप है पूसा कृषि मोबाइल ऐप। तो आइए जानते हैं क्या विशेष है इस ऐप में। पूसा कृषि ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती किसानी से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। ये ऐप किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी और मौसम के अनुसार खेती संबंधी सलाह प्रदान करता है। इस ऐप के जरिए भारत सरकार और कृषि वैज्ञानिक किसान भाइयों को खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी देते हैं। पूसा कृषि मोबाइल ऐप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किसानों के हित में विकसित और लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती की तकनीक, संरक्षित खेती और समय अनुसार कृषि कार्यों के अलावा कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित जानकारी किसानों को मिल रही है। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आप कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें आपकी ईमेल्स और आपके पत्र का रहेगा इंतजार। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि आप अब हमारे सभी कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। कृषि दर्शन को YouTube चैनल पर देखने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। चलते चलते एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये त्योहार खुशियों से भरा रहे, शुभ रहे, मंगल रहे। इसी कामना के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। ये गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। कैसे बचें बदलते मौसम के डबल अटैक से? खान पान का कैसे रखें ध्यान? हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कैसे रखें कंट्रोल? देखिए आयुर्वेद चिकित्सा, बदलते मौसम में आसान इलाज, एक जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061, केवल दूरदर्शन किसान चैनल पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।
पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल।